सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम सेकंड ग्रेड में आपके जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है पूर्ति की अवधारणा, ठीक है, तो उस टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास के साथ बने रहिएगा। इस क्लास के बाद आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई डाउट नहीं रहने वाला है। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, इससे आगे वाली क्लास जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चंस पर रहेंगी। और एक, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक है हमारा पूर्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पूर्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता एक निश्चित अवधि में, क्या निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर रहता है, ठीक है, या पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए निर्धारित अवधि में तत्पर रहता है। यानी कि जो उत्पादक है, वस्तु को बनाने वाला है, वो उसे बेचने के लिए तैयार रहता है, तो वो कहलाएगी आपकी पूर्ति, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में आपके वस्तु की बाजार कीमत आएगी, वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमतें आएंगी, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जैसे पूरक वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु है। अब पूरक वस्तु कौन सी है? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, जैसे पेन और स्याही, ठीक है। और स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी है? जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जैसे चाय व कॉफी, ठीक है। इसके बाद में पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में आपके आएगा तकनीक या प्रौद्योगिकी परिवर्तन, और इसके बाद में विशेष अवसर से, ठीक है, और आगतों की गुणवत्ता और परिवहन लागतें। ये जितने भी सारे हैं, ठीक है, ये सभी पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आपने इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अक्सर इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पूर्ति के नियम की, ठीक है। तो पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। यानी कि दोनों में सीधा धनात्मक संबंध पाया जाता है। किसमें? वस्तु की पूर्ति में और वस्तु की कीमत में, ठीक है। ये है पूर्ति का नियम। कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ जाएगी और कीमत घटने पर पूर्ति भी घट जाएगी। ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और पूर्ति के नियम पूर्ति की मात्रा और कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। पूर्ति का नियम जो है वो पूर्ति की मात्रा और कीमत में किससे संबंध करता है? फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि एस एक्स, ठीक है, एस से सप्लाई, ठीक है, यानी कि एक्स वस्तु की पूर्ति बराबर एफ से अपने क्या लेंगे? फलनात्मक संबंध को दर्शा रहा है यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। और पी आ जाएगी कीमत, यानी कि वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। और वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है। कैसा? प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पूर्ति के नियम की मान्यताएं, तो इस मान्यता में आप क्या आएंगे कि वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। जो वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की, उत्पादन के जो साधन है उनकी पूर्ति और उनकी कीमतें स्थिर रहनी चाहिए, ऐसी इसमें मान्यता ली जाती है। और उत्पादन की जो तकनीक है, जिस तकनीक से उत्पादन किया जाता है वो तकनीक स्थिर रहनी चाहिए। और वस्तु विशेष के प्रति विक्रेता एवं क्रेता की रुचि स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी मान्यताएं हैं, ठीक है। और इसके बाद में बात करें आगे, तो वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य होनी चाहिए, संबंधित वस्तु कीमतें स्थिर रहनी चाहिए, सरकार द्वारा आरोपित कर एवं अनुबंध स्थिर रहें, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दिशाएं रहें, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। तो ये इसमें मान्यताएं लेके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें हम पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, ठीक है। पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, देखो क्या इसकी क्रियाशीलता के कारण है कि ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्में अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती है। ये इसकी क्रियाशीलता का पहला कारण है। क्या? ऊंची कीमतों पर अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए फर्में क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्राएं बेचने, अपना जो उत्पादन किया गया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करने का प्रयास करती है, ठीक है। और
नेक्स्ट है ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन होता है। फिर क्या होता है, अगर कीमतें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उत्पादक को लाभ होगा, इससे क्या होगा, नए उत्पादक भी जो है वो फर्म में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। ठीक है, अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। ठीक है, दीर्घकाल में जो उत्पादन साधनों की पूर्ति है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, उसे बढ़ा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये है पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि पूर्ति मात्रा क्या है। पूर्ति मात्रा क्या है, देखिए पूर्ति मात्रा उसे कहेंगे कि निश्चित कीमत पर, वस्तु की निश्चित कीमत पर जितनी इकाइयाँ बेचता है, यानी कि एक उत्पादक जो है वो वस्तु की निश्चित कीमत पर जितनी इकाइयाँ बेचता है वो कहलाएगी आपके पूर्ति मात्रा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्ति अनुसूची की। ठीक है, पूर्ति अनुसूची क्या है, तो पूर्ति अनुसूची में आपके दो प्रकार आते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक विक्रेता द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक विक्रेता द्वारा वस्तु की जितनी इकाइयाँ बेची जाती हैं उससे पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एक उपभोक्ता, एक विक्रेता इसमें आपके लिया जाएगा, एक विक्रेता लिया जाएगा। जैसे ये कीमत है, ये पूर्ति है और ये पूर्ति वक्र है। ध्यान रखिएगा ये पूर्ति वक्र है धनात्मक ढाल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर y अक्ष पर कीमत ली जाती है और x अक्ष पर जो है मात्रा ली जाती है। ठीक है, तो ये है व्यक्तिगत अनुसूची, यानी कि एक विक्रेता वस्तु की जितनी इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची में देखिए कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न विक्रेताओं द्वारा, वहाँ पर तो एक विक्रेता की बात हो रही थी, यहाँ पर विभिन्न विक्रेताओं द्वारा जितनी इकाइयों का विक्रय करने के लिए वो तैयार रहते हैं, उनके योग को जो है क्या कहा जाता है, बाजार पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यानी कि जैसे ये हम एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ पर वस्तु की कीमत ली गई है, यहाँ पर कोई विक्रेता ए है और यहाँ पर विक्रेता बी है। ठीक है, तो ये विक्रेता ए के द्वारा बेची गई मात्राएं हैं और ये विक्रेता बी के द्वारा। ठीक है, और जब इनका योग ले लेंगे, इनके योग को ही हम क्या कहेंगे, बाजार पूर्ति कहेंगे। ठीक है, और अगर इनका वक्र के द्वारा देखें तो ये जो है, जो विक्रेता ए का पूर्ति वक्र है और ये विक्रेता बी का है, और दोनों का मिला के हमारे पास बन जाएगा बाजार पूर्ति वक्र। क्या बन जाएगा, बाजार पूर्ति वक्र बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये आपके अच्छे से समझने की इसे कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। यहाँ पर बात करेंगे पूर्ति मात्रा में परिवर्तन है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन नहीं, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन है। तो देखिए पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, पहली बात तो होता किसके कारण है, किस कारण से ये परिवर्तन होता है, तो ये होता है कीमत में परिवर्तन होने के कारण। किस कारण होता है, कीमत में परिवर्तन होने के कारण, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है। अब ये जो परिवर्तन है ये दो प्रकार का होता है, एक तो है पूर्ति में इसमें विस्तार और एक है संकुचन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, जैसे मान लीजिए कीमत 4 से बढ़कर 8 रुपये हो गई है, तो जो पूर्ति मात्रा है वो जो है 20 से बढ़कर 40 हो गई, यानी कि कीमत बढ़ने से पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि हुई है। तो ये जो साम्य था ये ए बिंदु से हमारा चला गया बी बिंदु पर, तो ये इसमें वृद्धि हुई है, ये कहलाएगा विस्तार। ये क्या कहलाएगा, विस्तार कहलाएगा। ठीक है, अब इसका हम उल्टा लेते हैं, अगर कीमत यहाँ से कम होकर 4 पर आ जाती है तो मात्रा भी घटकर, ठीक है, पूर्ति मात्रा भी 40 से 20 हो गई, तो जो हमारा जो साम्य है वो कहाँ आ जाता है, वो जो बी बिंदु से, ठीक है, कहाँ जाता है, ए पर आ जाता है, बी बिंदु से ए पर आ जाता है। ठीक है, तो ये पूर्ति मात्रा में जो कमी हुई है, कीमत में कमी होने के कारण पूर्ति मात्रा में जो कमी हुई है, इसे हम कहेंगे संकुचन। क्या कहेंगे, इसे हम संकुचन कहेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन पहले तो बता देते हैं होता किस कारण है, कीमत में परिवर्तन होने के कारण। अगर कीमत में वृद्धि होगी तो विस्तार होगा, कीमत में कमी होगी तो संकुचन होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट,
ये भी ध्यान से देखिएगा, पूर्ति वक्र में परिवर्तन, पूर्ति वक्र में परिवर्तन या विवर्तन या शिफ्ट। ठीक है, देखिए पूर्ति वक्र में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन से नहीं, देखिए पूर्ति मात्रा की बात की थी, वो तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण, लेकिन यहाँ पर वक्र में परिवर्तन की बात हो रही हो तो कीमत में परिवर्तन से नहीं बल्कि अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से उत्पन्न होता है। अब वो अन्य कारक है कौन कौन से, अगर प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो जाए, संबंधित वस्तु कीमतें परिवर्तन हो जाए, कर नीति, विशेष अवसर आदि, ये जो अन्य कारक हैं, ठीक है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इनमें अगर परिवर्तन हो जाए, इनके कारण जो है पूर्ति वक्र में परिवर्तन या शिफ्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम, तो पैनल नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर जो पूर्ति वक्र है ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, एस एस, ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र नीचे शिफ्ट होना किसे दर्शाता है, पूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है, पूर्ति में वृद्धि दर्शाता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत स्थिर है, कीमत क्या है, स्थिर है, ठीक है, ओपी कीमत जो है वो स्थिर है, अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति वक्र जो है दाईं ओर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, किधर शिफ्ट हो रहा है, ये दाईं ओर नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा पूर्ति में वृद्धि। इससे क्या होगी, पूर्ति में वृद्धि होगी, यानी कि पहले पूर्ति मात्रा OQ थी, ठीक है, और सामने जो था वो E बिंदु पर था। ठीक है, तो जब अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण जो नया पूर्ति वक्र वो S1 हो जाता है और पूर्ति मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है, तो ये कहलाएगा पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, अब इसका उल्टा, ठीक है, कीमत स्थिर रहने पर किसी कारणवश जो है पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर बाईं तरफ शिफ्ट होना, ये क्या लेके आएगा, पूर्ति में कमी को दर्शाएगा। ठीक है, पूर्ति में कमी को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये आपने खास करके ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, ठीक है, तो इसकी अगली क्लास रहेगी आपके, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, क्योंकि प्रश्न करने से ही, जब हम प्रश्न करेंगे तभी आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी रहेगी प्रश्नों पर आधारित। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।